सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडील सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ संख्या 8, जिसका नाम है झांसी की रानी। और ये जो कविता है ये लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में परिचय दिया जाए तो ये एक स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली कवयित्री है। और इसके बाद क्या होता है, इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और घरेलू जीवन, इन दो को मुख्य शीर्षकता के रूप में दिया गया है। झांसी की रानी इनकी बहुत ही लोकप्रिय रचना रही है। यदि इनकी कहानी संग्रह की बात की जाए तो वो बिखरे मोती के रूप में आप सभी के समक्ष मिलेगी। और इसके बाद यदि कविता संग्रह देखा जाए तो मुकुल नाम से इन्होंने अपना कविता संग्रह लिखा है। ये था सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय। अब हम चलते हैं हमारी आज की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो लिखी गई है झांसी की रानी। अब पहला काव्यांश हम इसका देख लेते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने त्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबके मन में गनी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत ही पुरानी कविता है और आप बचपन से इस कविता को पढ़ते आए हो। खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। अभी झांसी की रानी कविता ये आपको आपके कक्षा के हिसाब से पूरी देखने को यहाँ पर मिल रही है। आपने इसके सिर्फ 2 ही पंक्तियां शुरू से सुनते आए हो, लेकिन अब आपके पाठ्यक्रम में ये पूरी की पूरी कविता दी गई है। तो इस काव्यांश में त्रिकुटी तानी दोहे टेढ़ी की गई, गुमी हुई यानी कि खोई हुई, फिरंगी अंग्रेज, बुंदेली बुंदेलखंड का निवासी और हर बोले यानी स्थानीय लोक गायक होते हैं जो हर बोले गीत गाया करते हैं। इस काव्यांश में बताया गया है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय की परिस्थितियां कि क्या था उस समय। तो लिखा गया है कि सन 1857 में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन और कूटनीति से अपने राज्यों को छीनता देखकर भारत के देशी राजाओं में असंतोष और क्रोध जाग उठा। लगता था कि दुर्बल भारतीयों में फिर जवानी आ गई थी। सभी अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का मूल्य समझ चुके थे और सभी राजाओं ने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का संकल्प ले लिया था। पहले तो जो राजा थे वो अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में अपने भारत के राजाओं को समझ में आने लगा कि हम पूरी तरीके से अपना देश गुलामी की बेड़ियों में नहीं बंधवा सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा। तो इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों के प्रति जोश जगाना शुरू किया, अपने मन में आक्रोश लेकर आए और इसी प्रकार से संकल्प लिया कि हम अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से खुलवा कर ही रहेंगे। लगता है जैसे सन 1857 में भारतीय शूरवीरों ने फिर से अपनी तलवारें उठा ली हो। कवित्री कहती है कि उन्होंने बुंदेलों और हर बोलों में रानी की वीरता की कहानी सुनी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों की भांति रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया था। दूसरा काव्यांश देखते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बिरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यह सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह सबने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। मुंह बोली जो सगी नहीं होती उसे मुंह बोली कहते हैं। कृपाण तलवार, गाथाएं, कहानियां या फिर किस्से। अब इसमें बताया जा रहा है कि पंक्तियों में कवित्री लक्ष्मीबाई के बचपन की बातें बता रही है। जो कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, ये इस काव्यांश में जो अभी मैंने पढ़ा है इसके अंदर लक्ष्मीबाई के बचपन की बातें बता रही हैं। तो कहते हैं कि कानपुर के जो निवासी थे नाना साहब लक्ष्मी को अपनी बहन मानते थे और उसे छबीली कहकर पुकारते थे। जो लक्ष्मी का नाम था छबीली था बचपन में, और उनके जो नाना साहब है वो लक्ष्मी को अपनी बहन मानते थे। उसका नाम लक्ष्मीबाई था और वह अपने पिता की अकेली संतान थी। लक्ष्मीबाई का पढ़ना और खेलना नाना के साथ ही होता था। बर्छी, ढाल, तलवार, कटार आदि शस्त्र उसके सैनियों के समान साथ में ही रहते थे। लक्ष्मीबाई की जो भी सखा थी, जो मित्र थी, वो उन्होंने अपनी तलवार, अपनी कटार, अपने शस्त्रों को ही मान रखा था। वीर शिवाजी की कहानियां उन्हें जबानी याद थी। कवित्री बताती है कि उसने बुंदेलों और हर बोलों से सुना था कि लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से मर्दों के समान निर्भीकता और वीरता से लड़ सकती थी। बिना डर के, बिना किसी डर के वो अंग्रेजों से लड़ सकती थी। तीसरा काव्यांश देखते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार,
सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय किरदार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। कह रहे इसके अंदर पुलकित यानी आनंदित, व्यूह सेना को रणभूमि में खड़ा करने का ढंग, सेना को किस प्रकार से रणभूमि में खड़ा किया जाए, किस दिशा में कितने सैनिक लगाए जाए, वो एक व्यूह रचना की जाती है। युद्ध होने से पहले जो सेनाओं को किस किस प्रकार से खड़ा किया जाता है। आराध्य पूजनीय भवानी यानी पार्वती को कहा गया है। अब कह रहे हैं इसके अंदर कि सुभद्रा कुमारी चौहान है वो महारानी लक्ष्मीबाई के प्रिय खेलों का परिचय करा रही है। इस काव्यांश में लक्ष्मीबाई के प्रिय खेलों का परिचय हो रहा है। पहले वाले काव्यांश में उनका बचपन बताया गया था। महारानी लक्ष्मीबाई कुमारावस्था में कभी लक्ष्मी, कभी दुर्गा और कभी साक्षात वीरता का अवतार प्रतीत होती थी। उनके द्वारा किए जाने वाले तलवारों के प्रहार देखकर उनके मराठी साथी बड़े आनंदित होते थे। नकली युद्ध के व्यूह रचना, शिकार खेलना, सेना को घेरना, नकली दुर्गों को तोड़ना, ये ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल हुआ करते थे। जैसे साधारण लड़कियों की तरह लक्ष्मीबाई नहीं थी, उन्होंने अपने साधारण जीवन नहीं जिया था। उन्होंने हमेशा उनका जीवन परिचय भी हम सभी ने सुना, और खेलों के रूप में भी वो हमेशा व्यूह रचना के युद्ध होने से पहले किस प्रकार क्या क्या तैयारी की जाती है, सेनाएं बनाना, छोटे छोटे महलों को तोड़ना, जो खिलौनों के महल बनाए जाते हैं उन्हें तोड़ना, तलवारों से वार करना, इस प्रकार से वो खेल खेलती थी। आगे कहा है महाराष्ट्र वासियों की कुल देवी चंडी या भवानी उनकी भी पूज्य देवी थी। कवित्री कहती है कि उन्होंने बुंदेलों और हर बोलों के मुख से रानी लक्ष्मीबाई के मर्दाने रूप में वीरतापूर्ण युद्ध की कहानियां भी सुनी है। आगे देखते हैं हम। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इसीलिए उनको झांसी वाली रानी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो ससुराल है, जहाँ उनका ब्याह रचा गया है, वो झांसी में रचा गया था। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां आई झांसी में, सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा के अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। वैभव धन संपत्ति, सुभट यानी कि श्रेष्ठ योद्धा, विरुदावली यशगान करना, चित्रा यानी चित्रांगदा नामक अर्जुन की पत्नी है। जो चित्रा है उसे चित्रांगदा, जो अर्जुन की पत्नी है, उसे नाम दिया गया है। अब इसमें बताया जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई को रानी बनाकर झांसी में आने का समय यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। झांसी के राजा के साथ लक्ष्मीबाई की सगाई हुई तो ऐसा लगा मानो वीरता की वैभव के साथ सगाई हुई हो। वीरता यानी लक्ष्मीबाई, वैभव जो धन संपत्ति से भरपूर, जो रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, तो उनके बारे में बताया है। तो विवाह के बाद लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनकर पहुंची। इस अवसर पर झांसी के राजभवन में बधाइयां बजी और सारे राज्य में प्रसन्नता छा गई कि हमारे यहाँ पर एक वीरांगना आई है। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मीबाई श्रेष्ठ योद्धा, बुंदेलों की कीर्ति का गान बनकर झांसी पहुंची थी। जैसे अर्जुन को चित्रांगदा मिल गई हो या शिव को पार्वती मिल गई हो, ऐसी ही प्रसन्नता झांसी के महाराज को लक्ष्मीबाई पाने के बाद में हुई थी। तो इसके अंदर कहा है कि कवित्री ने बुंदेलों और हर बोलों के मुख से यह सुना था कि जिसमें उनके मर्दानेपन और पराक्रम को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी। उदित यानी प्रकट होना, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न, उज्याली प्रकाश या फिर प्रसन्नता, काल गति समय की चाल, काली घटा जो संकट के दिन होते हैं। ऐसा लगता है जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है तो एक प्रकार से जीवन भी ऐसा लगता है अंधकार में डूब गया है। कर यानी हाथ, विधि जो विधाता या फिर जो ईश्वर के हाथों होता है वही। निसंतान बिना संतान के, शोक सामनी शोक मरना। अब इसके अंदर कविता ने बताया है रानी के विधवा हो जाने का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है वो विधवा हो जाती है। लक्ष्मीबाई के आगमन से झांसी के राजभवन में प्रसन्नता का उजाला सा छा गया था। लगता था अब झांसी के सौभाग्य का उदय हो गया, यानी अब झांसी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि लक्ष्मीबाई अपने साथ अपना बहुत ही अच्छा भाग्य लेकर आई है।
परंतु निर्दय समय चुपके चुपके संकट की काली घटा लेकर आ गया, यानी उनके परिवार पर अंधकार की एक छाया पड़ ही गई। लगता था काल को रानी के तीर चलाने वाले हाथों में सौभाग्य सूचक चूड़ियों का होना अच्छा नहीं लग रहा था। कह रहे हैं कि समय को लक्ष्मीबाई के हाथों में तलवार के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जो अभी अभी उन्होंने चूड़ियां अपने हाथों में डाली थी वो भी उससे उतरवा ली गई। तभी तो उसने रानी को विधवा बनाकर उसकी चूड़ियां तुड़वा ली। असमय ही रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो गई। विधाता को भी ऐसा कठोर प्रहार करते हुए रानी पर दया नहीं आई। बिना संतान का मुख राजा परलोक सिधार गए और राजा के शोक का तो कोई पार ही नहीं था। जो राजा थे वो बिना संतान के ही सुख दिए रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ स्वर्ग सिधार चुके थे। और इस प्रकार कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह कहानी बुंदेलों और हरबोलों के मुखों से सुनी जाती है। इसका हम भाग 2 आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।